सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। और अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी जाकर ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी रहेगा, जितनी भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैज़गॉन के बारे में। सो दोस्तों अगर आज के दिन की बात करें तो मैज़गॉन आपको काफ़ी ज़बरदस्त फोकस में रहती हुई देखने को मिली थी। अब फोकस में रहने का मल्टीपल रीज़न है, मल्टीपल न्यूज़ है, ऐसा हम बोल सकते हैं। फिलहाल अगर देखा जाए तो पहली न्यूज़ हमें ये सुनने को मिल रही है कि मैज़गॉन एक कंपनी को एक्वायर कर सकती है जिसका नाम है कोलंबो डॉकयार्ड। और इस एक्विजिशंस में मैज़गॉन जो टोटल इन्वेस्टमेंट करने वाली है वो 452 करोड़ रुपए है। अब ये जो कोलंबो डॉकयार्ड कंपनी है ये श्रीलंकन कंपनी है और इसके मेजॉरिटी स्टेक्स या फिर बोल सकते हैं कंट्रोलिंग स्टेक मैज़गॉन एक्वायर करने वाली है। और कंट्रोलिंग स्टेक मतलब क्या होता है कि आप किसी भी कंपनी के स्टेक उतना एक्वायर कर लो जितना कोई एक्वायर नहीं कर सकता। अब 50-50% तो दो लोग कर सकते हैं, अगर आप 51% कर लेते हैं तो अगला 49 तक ही रुक जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप लीडिंग शेयर होल्डर उस कंपनी के हैं तो आप उस कंपनी को कंट्रोल भी कर सकते हैं। अब फिलहाल मैज़गॉन डॉक जो है कोलंबो डॉकयार्ड के 51% स्टेक एक्वायर करने वाली है, जिसमें टोटल इन्वेस्टमेंट लगने वाला है 452 करोड़ रुपए। अब देखो दोस्तों, ये जो एक्विजिशंस हमें देखने को मिलेंगे, इस एक्विजिशन से रिलेटेड जो अपडेट्स थी वो कंपनी ने 27 जून को ही एक्सचेंज में अपडेट कर बता दिया था। और यहाँ पर एक्विजिशन जो है वो बेसिकली हमें प्राइमरी सब्सक्रिप्शन और सेकेंडरी सब्सक्रिप्शन से भी देखने को मिलने वाली है। प्राइमरी जिसमें कंपनी के जो बोल सकते हैं प्रोमोटर है उनसे जो स्टेक रहेगा वो मैज़गॉन एक्वायर करेगी। और उसके बाद जो सेकेंडरी एक्विजिशन हमें देखने को मिलेगी उसमें जापान बेस्ड एक कंपनी है जिसका नाम है ओनोमिची डॉकयार्ड, जिसका बोल सकते हैं जिसके पास भी स्टेक है किसका, कोलंबो डॉकयार्ड का। तो उससे भी मैज़गॉन डॉक जो है वो आपको स्टेक एक्वायर करती हुई नज़र आएगी। तो ओवरऑल ये जो न्यूज़ है ये इंपॉर्टेंट हो सकती है उनके लिए जो मैज़गॉन डॉक के शेयर होल्डर है और बिजनेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ को नोट करते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। इसके अलावा दोस्तों एक और अपडेट हमें देखने को मिल रही है जो कि AMFI के रिशफलिंग से रिलेटेड है, जिसमें अपडेट ये सुनने को मिल रहा है कि मैज़गॉन डॉक, सोलार इंडस्ट्री, इन दो कंपनी को अपग्रेड किया जा सकता है और कुछ कंपनी को डाउनग्रेड भी किया जा सकता है, लाइक आरवेल, स्विगी। अब ये सारी चीज़ें कोई ऑफिशियल है नहीं, ऑफिशियल हो सकती हैं, रिपोर्ट्स हमें सुनने को मिल रही हैं। अब रिपोर्ट्स यहाँ पर ये क्लेम कर रही हैं या फिर बोल सकते हैं रिपोर्ट यहाँ पर ये पब्लिश करके बताया जा रहा है कि 11 कंपनी ऐसी है जिसको अपग्रेड किया जा सकता है मिड कैप टू लार्ज कैप में। इसमें एक नाम तो मैज़गॉन का ही रहेगा, उसका नाम उसके बाद आपको देखने को मिलेगा दूसरा नाम सोलार इंडस्ट्री का, उसके अलावा मैनकाइंड फार्मा आपको दिखेगी, उसके अलावा आपको लुपिन का भी नाम यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये जो सारी चीज़ें हैं वो नवामा रिसर्च रिपोर्ट की तरफ से सुनने को मिल रही है। अब इसके अलावा दोस्तों 2025 की बात करें तो हो सकता है दो बड़ा डिमर्जर, इसमें दो जो डिमर्जर हमें देखने को मिलेगा दो बड़ी कंपनी का, वो डायरेक्टली क्वालिफाई कर सकती है लार्ज कैप सेगमेंट में और मिड कैप सेगमेंट में। अब सीमेंस एनर्जी डिमर्ज होकर लार्ज कैप सेगमेंट में डायरेक्टली एंट्री लेने वाली है, ऐसा यहाँ पर रिपोर्ट यहाँ पर मेंशन दिखा रहा है। उसके अलावा ITC होटल्स का भी डायरेक्टली एंट्री हमें मिड कैप सेगमेंट्स में देखने को मिलेगा। और इसके अलावा दोस्तों कौन कौन सी कंपनी ऐसी है जिसको एग्जिट किया जा सकता है लार्ज कैप से मिड कैप में, तो इसमें पहला नाम तो आपको आरवेल का देखने को मिलता है, हीरो मोटर कॉप का भी आपको नाम देखने को मिलेगा। उसके अलावा इंडियन ओवरसीज़ बैंक है, कमेंस इंडिया है, स्विगी है, पॉलीकैब इंडिया है, बॉश है, डाबर इंडिया है और NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कंपनी है। तो इन सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ का नाम भी आप नोट कर सकते हो अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर है तो। बाकी सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो इसको रिकमेंडेशन मत समझना। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारा चैनल टाइप किया है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर कुलनीत सिंह के साथ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको इस चैनल पे देखने को मिलती है, जिसमें ये आपको चार्ट्स वगैरह शेयर करते हैं जिससे आपको आइडिया लगता है। और उसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी कॉल्स एंड अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अभी रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनी का चार्ट्स वगैरह इन्होंने अपडेट किया था, जिसको आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी का
कॉल्स वगैरह भी इन्होंने दिया था, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट वगैरह कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन करो, सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है टाटा मोटर्स लिमिटेड। अब दोस्तों टाटा मोटर्स की बात करें तो ये ऑटोमोबाइल सेक्टर से बिलोंग करती है, आप सभी को पता है। और ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक सेगमेंट हमें देखने को मिलता है ईवी का, जो पिछले अगर कुछ सालों में देखोगे तो अच्छा ग्रोथ रिपोर्ट किया है अगर हम बाकी नॉर्मल सेगमेंट्स के मुकाबले कंपैरिजन करें। और दोस्तों एक डेटा पब्लिश हमें होता हुआ देखने को मिल रहा है, जिस डेटा में ये मेंशन है कि इंडिया का जो ईवी मार्केट है वो हिट कर सकता है 114 बिलियन डॉलर का मार्केट बाई 2029। इसका मतलब ये है कि 66.5% CAGR से हमें इस मार्केट में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अब एग्जैक्ट पूरा डेटा है क्या, तो चलिए उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो बताया ये गया है कि अगर हम ईवी सेल्स की बात करें पूरे ऑल ओवर इंडिया की, तो उसमें काफ़ी अच्छी मोमेंटम हमें देखने को मिली है जनवरी 2025 में, जिसमें मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 19.4% की ग्रोथ देखने को मिली थी। और उसके बाद ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर देखोगे तो 17.1% की ग्रोथ देखने को मिली थी। तो ये जनवरी का डेटा यहाँ पर मेंशन किया गया है। और उसके बाद यहाँ पर ये मेंशन किया गया है अकॉर्डिंग टू फॉर्च्यून बिजनेस इनसाइट, ईवी मार्केट जो है वो ग्रो होकर लगभग 114 बिलियन डॉलर तक जा सकता है 2029 तक। 2022 तक ये जो इंडिया का मार्केट था ईवी का वो 3.21 बिलियन डॉलर तक का था। और 2022 से लेकर 2029 तक 66.5% CAGR से ग्रोथ हमें विटनेस करने को मिल सकती है ईवी के मार्केट में। अब ईवी के मार्केट की बात हो रही है तो यहाँ पर आपको बैटरी वाला मार्केट भी देखने को मिलेगा, जिसमें 2023 में जो मार्केट था वो 16.77 बिलियन डॉलर का था। और ये मार्केट 2028 तक यानी 5 साल तक बढ़कर 27.7 बिलियन डॉलर तक चला जाएगा, ऐसा भी यहाँ पर रिसर्च रिपोर्ट यहाँ पर मेंशन दिखा रही है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो बोल सकते हैं एक सेक्टर के एनालिसिस से रिलेटेड है। बाकी ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि ग्रोथ कैसी है। अब ग्रोथ किस चीज़ का, ग्रोथ कंट्री का। अगर हम बात करें कंट्री की ग्रोथ के बारे में तो पिछले 3 क्वार्टर में अगर देखोगे तो वो ग्रोथ हमें डिसअपॉइंटिंग देखने को मिली है। और किसी भी कंट्री का ग्रोथ रेट हम कैसे जज करते हैं, जीडीपी के बेसिस पे। और इंडिया का जीडीपी ग्रोथ अगर देखोगे पिछले कुछ टाइम का तो वो हमें डिसअपॉइंटिंग दिखी है। और इसी वजह से टाटा मोटर्स का पिछले 1 साल का अगर नंबर देखोगे तो वो भी हमें डिसअपॉइंट करता हुआ देखने को मिला है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया की ही बात हो रही है, टाटा मोटर्स तो ग्लोबली काम करती है। तो इंडिया का अगर सिर्फ देखोगे लास्ट Q4 का तो फोरकास्ट कितना था, 6.7% तक ग्रोथ देख सकती है। रिपोर्ट हुआ 7.4%, फोरकास्ट से काफ़ी सही था। बट उसके बाद देखोगे बैक टू बैक 3 क्वार्टर में एक्सपेक्टेशन से अगर देखें तो इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ हमें देखने को मिला वो कम ही देखने को मिला। और इंडिया में तो टाटा मोटर्स काम करती है, बट सबसे जो बेटर ग्रोथ टाटा मोटर्स का आता है वो हमें यूएस से देखने को मिलता है। और यूएस का अगर देखोगे डेटा, अभी रिसेंट जो अपडेट हुआ था उसकी जो फोरकास्ट की गई थी वो नेगेटिव 0.2% की गई थी। रिपोर्ट किया हुआ नेगेटिव 0.5%। और उससे पहले देखोगे तो नेगेटिव 0.3% की रिपोर्ट थी, पब्लिश किया हुआ नेगेटिव 0.2%। देखा जाए तो एक्सपेक्टेशन से अच्छा ही था, बट अभी भी नंबर जो है वो नेगेटिव में है। और उससे पहले भी देखोगे तो नंबर नेगेटिव में ही देखने को मिल रहा था। तो यूएस का जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव दिख रहा है, इंडिया का जीडीपी ग्रोथ पहले जैसे मोमेंटम आपको रिपोर्ट करता हुआ दिख नहीं रहा है। तो इस वजह से बोल सकते हैं कहीं ना कहीं ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो थोड़ा वीक परफॉर्म करता हुआ दिखा है। और वही अगर मान लो पूरे कंट्री का सिचुएशंस अगर बेटर होता है तो टाटा मोटर्स जैसी कंपनीज, महिंद्रा जैसी कंपनीज के जो नंबर्स हैं वो हमें स्लाइटली बेटर ही देखने को मिलेंगी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो इसका कई सारा सेगमेंट है, जिसमें एक सेगमेंट है O2C, जो कंपनी का टोटल रेवेन्यू का 57% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। अब इस पर्टिकुलर सेगमेंट से रिलेटेड दोस्तों एक बड़ी रिपोर्ट पब्लिश हो रही है। कोई ऑफिशियल खबर नहीं है, रिपोर्ट सुनने को मिल रही है, हो सकता है कि आगे चलकर ऑफिशियल होती हुई दिख जाए। अब रिपोर्ट क्या है भाई, तो रशिया बेस्ड एक कंपनी है जिसका नाम है रोजनेट, ठीक है। ये एक ऑयल कंपनी है। अब इसका बोल सकते हैं बातचीत चल रहा है किससे, रिलायंस इंडस्ट्रीज से, क्योंकि इनका जो इंडिया में बिजनेस होता है उसके स्टेक ये बेचना चाहते हैं। तो इसके लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज से इनका बातचीत हो रहा है। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में सभी कुछ हम लोग समझ लेते हैं। तो देखो दोस्तों, अगर हम बात करें रोजनेट ऑयल कंपनी के बारे में तो इसकी बोल सकते हैं एक सब्सिडरी है जो कि ऑपरेट करती है इंडिया में, जिसका नाम है नयारा एनर्जी। इसके काफ़ी सारे पेट्रोल पंप्स आप देख लोगे इंडिया में, काफ़ी सारी पेट्रोल पंप्स आपको ईजिली देखने को मिल जाती हैं। अगर इसके नंबर ऑफ़ पेट्रोल पंप्स की बात करें पूरे ऑल ओवर इंडिया में तो वो है 6750, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। और दोस्तों अगर हम बात करें इसकी ईयरली रिफाइनरी कैपेसिटी के बारे में तो 20 मिलियन टन पर ईयर ऑयल रिफाइनरी कैपेसिटी ये ऑपरेट करती है।
अब यहाँ पर रिपोर्ट ये सुनने को मिल रही है कि 49.13% स्टेक नयारा एनर्जी का ये बेच सकती है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को। अब इससे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को क्या फ़ायदा होगा? तो देखो दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को डेफिनेटली फ़ायदा होगा कि अगर मान लो वो 6750 पेट्रोल पंप एक्वायर कर लेता है नयारा एनर्जी का, मान लो, तो पूरे इंडिया की अगर हम बात करें तो अभी के टाइम पे अगर हम पेट्रोल पंप्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा पेट्रोल पंप्स किसके पास है? IOCL के पास है, यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पास। अब ये एक्विजिशंस के बाद हो सकता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो आपको IOCL को सरपास करती हुई नज़र आ जाए और इंडिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनर बन जाए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, और इसी वजह से ये सारी चीज़ें जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए इंपॉर्टेंट रह सकती हैं। बट क्या ये ऑफिशियल खबर है कि एक्विजिशन हो ही जाएगा? तो नहीं, ऑफिशियल खबर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सोर्स के जरिए में सुनने को मिल रही है, रिपोर्ट के जरिए सुनने को मिल रहा है। तो इस वजह से इन सारी चीज़ों को अभी के टाइम पे तो गारंटी की तरह नहीं लेना चाहिए, बट हाँ, हो सकता है कि आगे चलकर काफ़ी सारी क्लैरिटी हमें मिलती हुई दिखने को मिले। तो एज ए इन्वेस्टर इस चीज़ को आप नोट ज़रूर कर सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। नाम है दोस्तों नेस्ले इंडिया लिमिटेड। रिसेंटली कंपनी ने 1:1 की रेशो में बोनस इशू किया था, जिसमें कंपनी ने एक शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को एक शेयर और देने का फैसला किया था। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो बेशक ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। इन्वेस्टर नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं न्यूज़, तो इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहाँ तक था। आपको करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो चला लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।